मूवी रिकैप्स में आपका पुनः स्वागत है। आज मैं आपको 2008 की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम टेरा नोवा है। बिगाड़ने वाले आगे, सावधान रहें और ध्यान रखें। एक निर्जन द्वीप की ठंडी पहाड़ियों पर खलनायक डेरा डालने के लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वो मीलों तक चलता है जब तक कि वो फिसलकर बर्फीली नदी में नहीं गिर जाता, लेकिन कुछ देर तक तैरने के बाद वो बाहर निकलने में सफल हो जाता है और अपनी यात्रा जारी रखता है। जब वो चलते रहने के लिए बहुत थक जाता है तो वो एक बड़ी चट्टान के सामने आराम करने के लिए रुकता है, खाने के लिए एक फूल उठाता है और वापस सोचने लगता है कि यह सब कैसे शुरू हुआ। खलनायक 6 लोगों की हत्या के लिए आजीवन जेल में है जब एक दोपहर उसे जेल गवर्नर से मिलने ले जाया जाता है, जो उससे पूछता है कि वो क्या सपना देखता है। वो ऐसा करने वाले अकेले व्यक्ति नहीं है, उनके कई साथी कैदियों को भी राज्यपाल के कार्यालय में बुलाया जा रहा है और उनसे यही सवाल पूछा जा रहा है। मोरियाक का कहना है कि वो समुद्र देखना चाहता है, याकूत चीन के खिलाफ युद्ध देखना चाहता है। ओबाज का कुछ नहीं बोलेगा। ओबाजियन इस जेल में काम करना चाहता है और गवर्नर बनना चाहता है। टोलिया अंतरिक्ष स्टेशन की प्रगति का अनुसरण करना चाहता है और सिपा चाहता है महिलाओं को दोबारा देखे, लेकिन खलनायक का जवाब कभी नहीं दिखाया गया। गवर्नर उन्हें बताता है कि उन्हें दन कॉलोनी में स्थानांतरित करने के लिए चुना गया है और कुछ ही समय बाद सभी कैदियों को एक जहाज में चढ़ा दिया जाता है। वास्तविक जेल की तरह ही कैदियों को समूहों में विभाजित किया जाता है और कोशिकाओं में डाल दिया जाता है। हालांकि ओबाजियन ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह मालिक है और यहां तक कि एक आदमी को उसका बिस्तर लेने के लिए मार भी देता है। जब अंततः दरवाजा बंद हो जाता है और नाव चल पड़ती है तो कैदी यह सोचकर घबराने लगते हैं कि यह सब उन्हें समुद्र में मरने देने की एक चाल है। जैसे ही वे लोग हिंसक होने लगते हैं, खलनायक को जेल में सिपा के साथ हुई बातचीत याद आती है। सिपा को कुछ गंभीर मानसिक समस्याएं हैं और वह हमेशा दीवार पर चित्र बनाता रहता था और बकवास बातें करता था, लेकिन उस दिन उसने स्वर्ग और नर्क में कोई जगह नहीं बची होने और उनके जैसे लोगों के लिए एक तीसरी यातना जैसी जगह तैयार होने का उल्लेख किया। जूलियन ने तब सोचा था कि यह उसकी सामान्य बकवास थी, लेकिन अब उसे इसके गुण नजर आने लगे हैं। थोड़ी देर के बाद हर कोई शांत हो जाता है और यात्रा को गपशप और खाने पीने में बिताने की कोशिश करता है, लेकिन यात्रा के बीच में एक गिरोह अपने हमवतन की तलाश में एक कोठरी से भाग जाता है। ओबेयन पहले तो केवल उस आदमी को मारने के लिए बातचीत करने का नाटक करते हैं जिसे वे ढूंढ रहे हैं, जिससे दंगा शुरू हो जाता है। दोनों तरफ के कैदी एक दूसरे को सलाखों के माध्यम से मारना और मारना शुरू कर देते हैं, स्टारी को छोड़कर एक बूढ़ा आदमी जो प्रार्थना करने के लिए पीछे रहता है। हालांकि लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चलती, गार्ड तुरंत आ जाते हैं और चेतावनी देकर उन्हें रोकने के बाद उन सभी को मार गिराने के लिए एक स्लीपिंग गैस ग्रेनेड फेंकते हैं। आखिरकार वे इसे एक निर्जन द्वीप पर ले जाते हैं जहां कैदियों को क्रमांकित हथकड़ियों में डाल दिया जाता है और समुद्र तट पर छोड़ दिया जाता है ताकि वे श्रीमान की बातें सुन सकें। ये कहना है टेरा नोवा प्रोजेक्ट के प्रमुख ओल्सन और माटा का। चूंकि सभी देशों में मृत्युदंड अवैध हो गया है, जेलों में इतनी बड़ी संख्या में अपराधियों को रखने के लिए जगह की कमी हो रही है। यही कारण है कि रूसी सरकार ने कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा वित्त पोषित इस परियोजना को शुरू करने के लिए इस भूमि की पेशकश की है। आज से कैदी उपनिवेशवादी हैं जो उनके संरक्षण में रह रहे हैं और उन्हें जीवित रहने के लिए आवश्यक हर चीज प्रदान की जा रही है, जिसमें भोजन भी शामिल है जो 3 महीने तक चलना चाहिए। एक उपग्रह हर समय उन पर नजर रखेगा और आसपास कुछ संचार प्लव भी हैं। उनके पास लाल बटन दबाने के लिए उनमें से किसी एक के पास नाव ले जाने और कहने की संभावना है कि उन्हें क्या चाहिए। अगर हरी बत्ती दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है। अबाजिन 24-7 रिकॉर्ड किए जाने के विचार से खुश नहीं है, इसलिए उसने विरोध में एक बड़ा पत्थर फेंका, लेकिन गार्ड ने तुरंत कुछ चेतावनी शॉट्स के साथ उसे वापस खड़ा कर दिया। माटा ने स्पष्ट किया कि बॉय का उपयोग उनका नाम और कारण बताकर परियोजना छोड़ने के लिए भी किया जा सकता है कि वे क्यों छोड़ना चाहते हैं। यदि वे ऐसा करते हैं तो उन्हें वापस जेल भेज दिया जाएगा। समुद्र तट के बजाय समुद्र पर बोया रखकर वे ये सुनिश्चित करते हैं कि नाव पर चढ़ने का जोखिम उठाने से पहले निर्णय पर 2 बार सोचा जाए। जाने से पहले गार्ड रेत पर चाबियों का एक गुच्छा गिरा देते हैं और समझाते हैं कि उन्हें उनकी हथकड़ियों से मेल खाने के लिए क्रमांकित किया गया है। कैदी उनकी ओर दौड़ते हैं और उन पर लड़ना शुरू कर देते हैं, जबकि डायलन और सिपा सुरक्षित रूप से पीछे रह जाते हैं, केवल उन चाबियों को पकड़ लेते हैं जिन्हें बाकी लोग छोड़ देते हैं।
स्टारी ने भी पीछे रहकर यह देखने का फैसला किया कि कैसे एक गिरोह अपने प्रतिद्वंद्वियों को बाहर रखने के लिए चाबियों के चारों ओर एक लाइन बनाता है और एक समूह कुछ हथियार लेने के लिए गार्ड द्वारा छोड़े गए बक्से में जाता है और उनके साथ भीड़ पर हमला करता है। आखिरकार अली का गिरोह स्थिति पर नियंत्रण कर लेता है। नाव पर भेजने के लिए एक व्यक्ति को चुनने से पहले अली को अपने और स्टारी के लिए एक जैकेट और अच्छे जूते मिलते हैं, लेकिन जैसे ही वो किसी को पकड़ लेता है, समूह हमला करने का मौका लेता है और लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। लड़ाई में सैकड़ों लोग मर जाते हैं। मोरिया ने अली को एक चट्टान से मार डाला, अबाजियन ने स्टारी को भी एक चट्टान से मार डाला, और 3 आदमी जो बोया तक पहुंचने के लिए नाव पर चढ़ गए, समुद्र में गिर गए और डूबकर मर गए। शेष सभी कैदी गोदाम में जाते हैं और आपूर्ति वितरित करना शुरू कर देते हैं, और अबाजियन अपने कफ को बलपूर्वक खोलने के लिए मिले उपकरणों का लाभ उठाता है। डायलन सामान का एक गुच्छा एक बैग में पैक करता है और सुनते समय अपने लिए एक जैकेट पकड़ लेता है। सिपा का कहना है कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे भोजन 3 महीने तक चल सके। फिर वह अपने दम पर जीवित रहने के लिए क्षेत्र छोड़ देता है और उम्मीद करता है कि वो द्वीप से बाहर निकलने का रास्ता खोज लेगा, जो हमें कहानी की शुरुआत में वापस ले जाएगा। डायलन द्वीप की खोज करता है जब तक कि उसे एक ऐसा क्षेत्र नहीं मिल जाता जहां बर्फ नहीं है और एक चट्टानी संरचना है जो कुछ आश्रय प्रदान करेगी। इसलिए उसने अपने परिवार की एक तस्वीर को देखते हुए वहां बैठने का फैसला किया, जिसे उसने अपनी जेल की वर्दी में छिपाकर रखा है। वो उन्हें बहुत याद करता है और आंखों में आंसू लेकर सो जाता है। कुछ समय बाद जब वो कुछ चीखने की आवाज सुनता है तो वह जाग जाता है। पता चलता है कि आपूर्ति कृंतकों से भरी हुई थी और वे अब उसके भोजन और बैग को खा रहे हैं। जब बारिश होने लगती है तो डायलन को पहले देखी गई चट्टान के नीचे आश्रय मिलता है। गर्मी के लिए आग जलती है और कुछ पानी गर्म होता है। बारिश रुकने के बाद वो एक पक्षी को पकड़ता है और उसे आग पर भूनता है। तभी सिपा उसे ढूंढ लेता है। जैसे ही वो उसके साथ बातचीत करता है, वो उसका चाकू चुराने की कोशिश करता है, लेकिन डायलन उसे देख लेता है और उसे वापस ले लेता है। सिपा अपने पास मौजूद कुछ नमक और कुछ मांस के बदले में अपनी मदद की पेशकश करता है, जो जिलिंग स्वीकार करता है। इसलिए सिपा अधिक लकड़ी लेने जाता है और डायलन पर परिवार की तस्वीर को चट्टानों पर लटका हुआ देखता है, जिससे वो डायलन की पत्नी पर चुंबन करता है। बाद में वे पक्षी साझा करते हैं और जब वे भोजन कर लेते हैं तो सिपा चट्टान के किनारे तक चलता है और समझाता है कि वो कूदता नहीं है क्योंकि वो बहुत डरता है। वो डायलन से पूछता है कि वो क्यों नहीं मरेगा और डायलन बताता है कि यह उसके परिवार के कारण है। वे मर चुके हैं और वह उनके बगल में दफन होना चाहता है, जो द्वीप पर मरने पर नहीं हो सकता। दोनों आदमी सो जाते हैं और जब डायलन जागता है तो उसे पता चलता है कि सिपा ने अपनी अय्याशी के लिए प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करने के लिए तस्वीर चुरा ली है। क्रोधित होकर डायलन ने उसकी पिटाई की और उसे चट्टान से धक्का दे दिया, लेकिन सिपा की मृत्यु नहीं हुई क्योंकि वो समुद्र में नहीं गिरा, वो ठीक नीचे एक पहाड़ी पर गिर गया। लेकिन इस असहमति के बाद भी वे दोनों द्वीप का पता लगाने के लिए एक साथ यात्रा करते हैं। सिपा आसानी से पानी में पाए जाने वाले कचरे से अपना मनोरंजन करता है, जबकि डायलन मछली पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पानी में उन्हें जो एकमात्र जीवित प्राणी मिलता है वो किसी प्रकार का होता है, जलीय सेंटीपीड, जो सिपा को डरा देता है। चारों ओर देखने के दौरान डायलन अचानक चट्टानों के बीच एक सीप्लेन का हिस्सा देखकर चौंक जाता है। पूरे विमान को खोजने के लिए पहाड़ी पर बस थोड़ा और ऊपर जाना पड़ता है, जिससे उसे थोड़ी आशा मिलती है क्योंकि वो एक पायलट हुआ करता था और इसे उड़ाने में सक्षम होगा। हालांकि 2 आदमी इसे हिलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए अभी के लिए वे अपनी शरण में वापस चले जाते हैं। डायलन ने गोदाम में रखी कुछ माचिस से आग शुरू कर दी, लेकिन उनमें कुछ ऐसा था जो बहुत जहरीला धुआं पैदा करता है। वह आग से दूर चला जाता है और सोते हुए सिपा को अपने साथ खींच लेता है, जो पहले तो नहीं जागता। अंततः होश में आने के लिए डायलन को कुछ झटकों की आवश्यकता होती है, लेकिन उसका मुंह केवल बकवास ही उगलता रहता है और डायलन को एहसास होता है कि ठंड अब किसी भी समय उन्हें मार डालेगी। दोनों व्यक्तियों ने बेस पर वापस जाने और ये देखने का निर्णय लिया कि क्या वे कुछ कोयला चुरा सकते हैं। आधार पर जीवन हर किसी के लिए आसान नहीं रहा है। अबाजिन और उसका गिरोह नियंत्रण में है और आपूर्ति साझा करते समय एक दिनचर्या बनाए रखते हैं। अबाजिन ने उनसे उन्हें गवर्नर कहने के लिए भी कहा, लेकिन जो कोई भी उनकी टीम में नहीं है उन्हें वे बैरक के अंदर रखते हैं। वे उन्हें केवल वास्तविक जेलों के समान एक संलग्न क्षेत्र में टहलने के लिए बाहर आने की अनुमति देते हैं, जबकि एस्टोनेट्स वॉच टावर से उन पर चिल्लाता है।
जब उन्हें वापस भेजा जाता है तो उन्हें भागने की जरूरत होती है, क्योंकि जो भी अंतिम होता है उसे बाद में भोजन के रूप में उपयोग करने के लिए मार दिया जाता है। डायलन और सिपा कोयले के डिब्बे तक पहुंचने और आग के अवशेष ढूंढने में कामयाब होते हैं। इतने लंबे समय तक चलने के बाद वे लगभग जमने लगे हैं, इसलिए वे आग के पास लेटने और सो जाने से खुद को नहीं रोक सकते। लेकिन सिपा कुछ आवाजें सुनकर तुरंत जाग जाता है। गिरोह अपने नवीनतम कैदी के साथ भूनने के लिए आ रहा है। वो एक चट्टान के पीछे छिपने के लिए भागता है, लेकिन डायलन अभी भी बाहर है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए वापस आता है, लेकिन वो पर्याप्त तेज नहीं है और अबाजिन के आदमी उन्हें ढूंढते हैं और पकड़ लेते हैं। उन दोनों को वापस बेस पर ले जाया जाता है, जहां अबाजिन ये तय करने की कोशिश करता है कि उनके पहुंचने पर आपूर्ति लेकर भागने के लिए उन्हें क्या सजा होगी। याकूत उन्हें याद दिलाने की कोशिश करता है कि जहाज की लड़ाई के दौरान वे उनके पक्ष में थे, जिससे ऐसा हुआ। एस्टोनिट्स ने हस्तक्षेप करने की कोशिश के लिए उसका अपमान किया। याकूत उसे मारकर जवाब देता है और इसके कारण पूरा गिरोह मिलकर उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे याकूत को डायलन और सिपा के साथ बैरक में जगह मिल जाती है। वे थोड़ी देर के लिए इधर उधर घूमते हैं और जब एस्टोनिट्स घोषणा करता है कि लौटने का समय हो गया है, तो डायलन पीछे रह जाता है, लेकिन सिपा उसके पास से वापस आती है और उसे अपने साथ अंदर खींच लेती है। वे केवल ये देख सकते हैं कि आखिरी खड़े व्यक्ति को पकड़ लिया गया है और उसे एक खंभे से बांध दिया गया है, जो अपनी आखिरी इच्छा के रूप में कुछ पानी मांग रहा है। इसलिए सिपा को उस पर दया आती है और उसे मारने से पहले वह उसके होठों पर एक कप लाता है। बाद में, सोने से पहले, समूह विद्रोह की संभावना पर चर्चा करता है। वे अनिश्चित हैं क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन श्रम उन्हें आश्वस्त करता है कि यह प्रयास करने लायक है। अगली सुबह, तुलिया ने अब्जियोनिकट को दिखाया कि उसने संभावित चोरों को पकड़ने के लिए अपनी कार्यशाला में एक गुप्त जाल स्थापित किया है। समूह के दैनिक सैर पर जाने के बाद, एस्टोनिट्स सामान्य खेल शुरू करने के लिए उन्हें वापस अंदर लाने की कोशिश करता है, लेकिन केवल 2 आदमी दौड़ते हैं। बाकी लोग पीछे खड़े हो जाते हैं और एक साथ आ जाते हैं, जबकि याकूत एस्टोनिट्स को चुप कराने के लिए उस पर पत्थर फेंकता है। डायलन अबाजियन के पास जाता है और उसे एक सौदे की पेशकश करता है। अगर वो उन्हें बोया के पास जाने देता है और भोजन मांगता है, तो वह उसे उस विमान का स्थान बताएगा जो उसे मिला था। अबाजियोन स्वीकार करता है और उन्हें बाहर जाने के लिए द्वार खोलता है। जबकि तुलिया और डायलन नाव पर 2 अन्य लोगों के साथ जाते हैं। अबाजियन अपने आदमियों से पूछता है कि क्या वे डायलन के बारे में कुछ जानते हैं, और इस तरह उसे पता चलता है कि वह एक पायलट था, कि उसके परिवार की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और वह हत्या के लिए जेल गया था, हवाई अड्डे पर राइफल के साथ फ्लाइट डिस्पैचर। इस अपराध को गंभीर भावनात्मक उत्तेजना की स्थिति में हत्या के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसके बारे में अबाजियन का मानना है कि डायलन के पास दोषी विवेक है। जैसे ही नाव काफी दूर हो जाती है, वो अपना सौदा रद्द करते हुए समूह को बैरक में वापस जाने का आदेश देता है। याकूत उनका सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तुरंत मारा जाता है। इसलिए खेल फिर से शुरू होने की घोषणा करने से पहले अबाजियन एक और आदमी को पकड़ लेता है। समूह केवल बैरक में वापस भाग सकता है क्योंकि लड़ाई एक बहुत बुरा विचार होगा, क्योंकि अबाजियोन के लोग सशस्त्र हैं। इस बीच समुद्र में एक आदमी नाव से गिर जाता है, लेकिन वे उसे समय रहते पकड़ लेते हैं और वापस ऊपर खींच लेते हैं। तुलिया बोया तक पहुंचती है और मदद मांगती है, लेकिन वो टूट चुकी है और यहां तक कि उसके उपकरण भी मदद नहीं करेंगे। वे किनारे पर वापस जाते हैं और डायलन अबाजियन को बताता है कि भोजन आ रहा है, लेकिन अबाजियन उस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि पुष्टि की कोई हरी बत्ती नहीं थी। तुलिया उसे विमान के अस्तित्व की याद दिलाती है, लेकिन अबाजियोन को भी यह सच नहीं लगता, लेकिन यह ओबाजियोन को उसकी तरह अपनी बाहें खोलकर घूमने के लिए प्रेरित करता है। अबाजियन को यह ध्यान भटकाने वाला लगता है और वह उसे गर्दन से पकड़ लेता है, इसलिए तुलिया मौके का फायदा उठाकर पीछे से उसके पास आती है और उसे मार देती है। उसके समूह के 2 अन्य सदस्य, अमूरबेक और एवसिनोव, अपने गिरोह के बाकी सदस्यों को मार डालते हैं और एस्टोनेट्स को भागते हुए देखते हैं, इससे पहले कि वे उसे भी पकड़ सकें। वे डायलन से पूछते हैं कि आगे क्या करना है, और वह उनसे लोगों को बैरक से मुक्त करने के लिए कहता है क्योंकि वह कसम खाता है कि खाना आ रहा है और उन्होंने रोशनी नहीं देखी क्योंकि वो टूट गई थी। पुरुष इस बारे में संशय में हैं और उसे याद दिलाते हैं कि अब उनके पास बाद में खाने के लिए बहुत सारे शव हैं, लेकिन तुलिया सोचती है कि उन्हें दफना देना चाहिए। डायलन ने उसे विमान के बारे में भी याद दिलाया, इसलिए अमूरबेक और एवसिनोव अंततः मान गए। वे कैदियों को मुक्त करते हैं और उन्हें बताते हैं कि वे भोजन आने के लिए कुछ दिनों तक इंतजार करेंगे,
लेकिन वे अब एक दूसरे को भोजन के रूप में उपयोग नहीं करेंगे, इसलिए सभी को शांत रहने और सहयोग करने की जरूरत है। वे विमान को बचाने के लिए एक समूह भी भेजेंगे, जिसे वे एक हैंगर में रखेंगे और बाद में भागने के लिए धीरे धीरे इसकी मरम्मत करेंगे। रेत और 3 पिंडों का उपयोग करके SOS संदेश लिखते समय अचानक SIPA ने यह दावा करते हुए उनकी योजनाओं को बाधित कर दिया कि कोई उपग्रह नहीं है। कुछ समय बाद एस्ट्रोनॉट्स बेस पर लौट आते हैं और नए नियमों के कारण जो कहते हैं कि उन्हें शांति बनाए रखने की आवश्यकता है, उन्होंने अभी उनके साथ जो किया है उसे अनदेखा करने का फैसला किया है और वैसे भी अपना भोजन उसके साथ साझा किया है। डायलन लोगों के एक समूह को विमान की ओर ले जाता है और जब वे देखते हैं कि वो सच बोल रहा है तो उनका मूड काफी बढ़ जाता है। आसान परिवहन के लिए वे मिलकर इसे अलग करते हैं और टुकड़ों को वापस बेस तक ले जाते हैं। आखिरकार मार्ता गार्डो के एक समूह के साथ द्वीप पर पहुंचती है। वे पुरुषों को दूर रखने के लिए गैस का उपयोग करते हैं, लेकिन वे डायलन को उससे बात करने और उनके द्वारा अनुरोधित चीजों की सूची पर चर्चा करने की अनुमति देते हैं। वो उलझन में है कि वे गैस क्यों मांग रहे हैं और वो बताते हैं कि यह जनरेटर के लिए है, जिन्हें हवा से चलने वाला माना जाता है, लेकिन वे ध्रुवीय रात के दौरान काम नहीं करते हैं। सच तो ये है कि वे विमान के लिए गैस चाहते हैं। डायलन ये पूछने का मौका लेता है कि उन्होंने SCPA के SOS संदेश का उत्तर क्यों नहीं दिया, और मार्ता बताती है कि उनका उपग्रह इंफ्रारेड प्रकार का है, वे गर्मी देखते हैं, इसलिए वे स्टोव में लोगों का पता लगा सकते हैं लेकिन शब्दों का नहीं। वो ये भी जानना चाहती है कि कुछ दिन पहले लोग बेस से इतनी दूर क्या कर रहे थे, और वह उसे बताता है कि वे मछली पकड़ रहे थे। वे उस पर विश्वास नहीं करते क्योंकि क्षेत्र में कोई मछली नहीं है, इसलिए वो फिर से झूठ बोलता है और उन्हें बताता है कि वे उन सेंटीपीड जैसे जीवों को खा रहे हैं, जो उसे बहुत चौंकाने वाला लगता है। वे ये भी जानना चाहते हैं कि मूल 206 उपनिवेशवादियों में से कितने बचे हैं, जो डायलन को संदिग्ध लगता है क्योंकि उन्हें अपने उपग्रह के साथ बताने में सक्षम होना चाहिए। वो उन्हें बताती है कि 87 बचे हैं और कई बीमार हैं, लेकिन कोई भी इस परियोजना को छोड़कर जेल वापस नहीं जाना चाहता। डायलन के जाने से पहले मार्ता उसे बताती है कि उसे एक व्यक्तिगत अनुरोध का अधिकार है, इसलिए वो उसे कागज की कुछ शीट देता है और उसे समूह को अच्छी तरह से प्रदान करने के लिए कहता है। एक बार जब गार्ड नई आपूर्ति छोड़ देते हैं, तो डायलन और उसके लोग हैंगर में छिपे विमान में गैस की कोशिश करते हैं और खुशी से पुष्टि करते हैं कि यह काम करता है। इसके बाद वे अमेरिकी कैदियों के एक नए समूह को आते हुए देखते हैं क्योंकि गार्ड और मार्ता द्वीप छोड़ देते हैं। इन कैदियों का एक नेता भी है, एक बहुत बड़ा आदमी जिससे डायलन हाथ मिलाने की कोशिश करता है। वो इसे नहीं लेता है, वास्तव में वो डायलन को मारता है, जिससे दोनों पक्षों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। मुठभेड़ क्रूर है और कोई भी हत्या के लिए जाने से नहीं हिचकिचाता है, इसलिए SIPA डायलन को कार्यशाला में छिपाने के लिए अपने साथ खींच लेता है। अमेरिकियों में से एक उनका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो टोलिया के जाल में फंस जाता है और तुरंत मर जाता है। एवसिनोव अमेरिकी नेता के खिलाफ जाता है और उस पर हावी हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह मारा जाता, अमूरबेक अंदर आता है और बड़े आदमी को मार डालता है, क्योंकि आसपास की इमारतों में आग लग जाती है। ये सब परियोजना प्रमुखों द्वारा देखा जा रहा है। जब उन्हें एहसास हुआ कि स्थिति अंततः नियंत्रण से बाहर है और कॉलोनी के 40% से अधिक लोग मारे गए हैं, तो मार्ता ने केंद्रीय कार्यालय को फोन किया और कोड नेकेड आइलैंड के साथ आगे बढ़ने के लिए कहा, जो द्वीप पर गार्ड का एक समूह भेजता है जो सभी को गोली मार देता है, जबकि कैदियों को अनुस्मारक। मार्ता ने डायलन के पत्र जला दिए। सौभाग्य से पहाड़ों या हैंगर में छिपे होने के कारण कुछ लोग अभी भी जीवित हैं। डायलन, SIPA, एवसिनोव और टोलिया, वे मिलकर विमान को बाहर धकेलते हैं, लेकिन जब वे उसमें चढ़ने वाले होते हैं, तो SIPA उन्हें अलविदा कहता है और पहाड़ियों की ओर भाग जाता है ताकि वह समुद्र में कूद सके और अब डरे नहीं। शेष तिकड़ी विमान में चढ़ जाती है और डायलन उसे सुरक्षित रूप से उतारने में सफल हो जाता है, हालांकि रास्ते में गार्ड उन पर गोली चला देते हैं। उसके 2 साथी मर जाते हैं, लेकिन डायलन को गोलियां नहीं लगती, इसलिए वह अपनी आजादी में उड़ जाता है। सदस्यता लेना और सूचनाएं चालू करना सुनिश्चित करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।